अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है जनाब कि आप किस तरह एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल जो है वो बना सकते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनाब आ जाता है कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो होता क्या है। रिसर्च प्रपोजल जो है वो बेसिकली एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप मास्टर्स प्रोग्राम में काम करना चाहते हैं, अपनी रिसर्च करना चाहते हैं या पीएचडी के अंदर जाके रिसर्च करना चाहते हैं। और रिसर्च प्रपोजल के अंदर आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड उसकी कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, ताकि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी सुपरवाइज़र को जिसको आपने अप्रोच करना है, किसी दूसरे कंट्री में अप्रोच करना है, किसी भी प्रोफ़ेसर को, उनको आप ये बता सकें कि आप ओवरऑल अपनी रिसर्च के बारे में क्या विज़न रखते हैं। तो उस विज़न को बताने के लिए आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाना जो है वो ज़रूरी होता है। और ये जो रिसर्च प्रपोज़ल होता है, ये स्कॉलरशिप विनिंग प्रोसेस का या फॉरेन स्कॉलरशिप विनिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। स्पेशली अगर हम पीएचडी के स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तो उसके अंदर अमूमी तौर पर इसकी रिक्वायरमेंट पाई जाती है कि स्टूडेंट्स अपना रिसर्च प्रपोजल लाजमी तौर पर अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के मुताबिक और अपने विजन के मुताबिक लाजमी तौर के ऊपर जो है वो सबमिट करवाएं। ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है, ये बेसिकली आपको करंट लिटरेचर के साथ अटैच करता है, आपको अपनी फील्ड के बारे में ज़्यादा जो है वो पता लगता है, ज़्यादा जो भी आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो वेल थॉट आउट होना चाहिए, बड़ा वाइबल, बड़ा ज़िंदा किस्म का, मॉडर्न किस्म का आपका टाइमली प्रोजेक्ट जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल की स्ट्रेंथ्स और उसकी लिमिटेशंस और वीक पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि देखें जो स्पेशली पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो फॉरेन स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, उनसे जो अमूमी तौर पर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चनिंग होती है, वो उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो उनका रिसर्च प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड होती है या रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड होती है। इसलिए आपने अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो खुद से तैयार करना है, कहीं से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और जो भी रिसर्च प्रपोजल के अंदर आप चीज़ें मेंशन करेंगे, उन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक इसके टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल की बात आती है, तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर, रिसर्च प्रपोजल की भी कोई टाइप्स होती हैं? तो जनाब बिल्कुल, रिसर्च प्रपोजल जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, इन जनरल 2 टाइप्स होती हैं। एक समराइज़्ड फॉर्म होती है रिसर्च प्रपोजल की और एक डिटेल्ड फॉर्म होती है। तो अगर हम समराइज़्ड फॉर्म की बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल की, तो इसमें कोई ऐसे हेडिंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। और ये अमूमी तौर पर ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है, ये हार्डली 1 पेज या 2 पेज का जो है ये शॉर्ट फॉर्म का होता है, बिल्कुल ब्रीफ होता है ये। और इसके अंदर सारे पॉइंट्स जो हैं वो बड़े शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो कवर अप किए जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे एक पूरी बुक का चैप्टर होता है और चैप्टर के एंड पे समरी लिखी जाती है, तो समझ लें कि रिसर्च प्रपोजल की ये समरी होती है, जिसको हम समराइज्ड रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, जिसमें सारे पॉइंट्स बड़े शॉर्टली जो है वो मेंशन किए जाते हैं। और अगेन, जैसे कि मैंने बताया कि जो जो भी ये रिसर्च प्रपोजल होता है, ये अमूमी तौर पर एमएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। यानी एमएस के लिए अगर आप बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अमूमी तौर पर रिसर्च प्रपोजल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर जगह के ऊपर, अक्सर स्कॉलरशिप्स के ऊपर इनसे ये डिमांड की जाती है कि भाई आप अपने फील्ड ऑफ स्टडी के मुताबिक, अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के मुताबिक रिसर्च प्रपोजल जो है वो अपना सबमिट करवाएं, क्योंकि इसी रिसर्च प्रपोजल के बेस पर यह जज किया जाता है कि जो बच्चा जो कि हमारे पास बाहर आके पीएचडी करना चाहता है किसी भी कंट्री में, इसके माइंड में या इसका विजन जो है वो अपनी रिसर्च के हवाले से कितना है। तो इसलिए पीएचडी में ये ज़रूरी है रिसर्च प्रपोजल का होना। एमएस के स्टूडेंट्स के लिए ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बैचलर्स अपना कंप्लीट कर लिया और वो आगे एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए रिसर्च प्रपोजल अमूमी तौर पर कंपलसरी नहीं होता है। पीएचडी के लिए, पीएचडी के स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए ये अमूमी तौर पर ज़रूरी होता है। फिर बात आ जाती है आगे लॉन्ग रिसर्च प्रपोजल की या डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल जिसको हम बोलते हैं। इसमें अमूमी तौर पर 6 हेडिंग्स होते हैं इस रिसर्च प्रपोजल के अंदर, और इसमें हर चीज़ जो होती है वो बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की जाती है। और अमूमी तौर पर जो सुपरवाइजर्स और प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो इस फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रपोजल, जिसको डिटेल्ड या लॉन्ग रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, इसको अमूमी तौर पर वो जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसको रिकमेंड जो है वो किया जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है रिसर्च प्रपोजल बनाने से पहले, जो जिन जिन पॉइंट्स का आपने ध्यान में रखना है, जिसको हम पॉइंट्स ऑफ टू पॉन्डर भी बोलते हैं, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स
जनरल पॉइंट्स हैं जो हर फील्ड ऑफ स्टडी में जो भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहेंगे उसमें आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। नंबर एक, कि जो भी रिसर्च प्रपोजल आपने बनाना है अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के मुताबिक वो करंट टॉपिक पे होना चाहिए, हॉट टॉपिक पे होना चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों, पिछले कुछ एक दो सालों में पहले कोरोना का बहुत ज़्यादा इशू आया था, तो उस टाइम पे अगर आप कोरोना से हवाले से रेलिवेंट अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के मुताबिक अगर कोई प्रपोजल बनाते तो वो फौरी तौर पर एक्सेप्ट भी होना था और वो आगे भी जाना था। और अभी भी बहुत सारे करंट इश्यूज दुनिया के अंदर चल रहे हैं, और अगर आपकी फील्ड से रेलिवेंट जो है, अगर कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि ये आपकी फील्ड से रेलिवेंट है और करंटली हॉट टॉपिक ये कंसिडर किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। नंबर एक। नंबर दो, जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाना है उसमें आपने कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना है, क्योंकि उसी से फॉरेन प्रोफेसर साहब को पता लगेगा कि जो बच्चा मेरे पास आके पढ़ना चाहता है बाहर, उसको अपने फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर मुख्तलिफ मॉडर्न टेक्निक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन पता है। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल में कंटेम्प्रेरी यानी कि मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल या लेटेस्ट एनालिटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल लाजमी करें। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि इंसान रिसर्च प्रपोजल तो बना लेता है लेकिन वो ये सोचता नहीं है कि यार अगर इसको कहीं इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर औकात ये क्वेश्चन जरूर किया जाता है कि अच्छा जनाब, आपका ये जो प्रोजेक्ट है अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करते हैं या अप्लाई करते हैं किसी जगह पे, तो क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इन तीन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम चलते हैं रिसर्च प्रपोजल के मेन जो टाइटल्स या मेन जो हेडिंग्स हैं वो कौन कौन सी है। मैंने बताया था कि टोटल 6 हेडिंग्स रिसर्च प्रपोजल में अमूमी तौर पर कंसिडर की जाती हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वो टाइटल होता है, फिर आ जाता है आपके रिसर्च प्रपोजल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आ जाती हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स कि आपके रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल का पार्ट है। उसके बाद आ जाती है जनाब आपका लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद आता है आपकी मेथोडोलॉजी, और एंड पे जनाब क्या आते हैं, वो आते हैं जनाब आपके रेफरेंसेस। अब हम इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करेंगे डिस्कस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो क्या आता है, वो आती है टाइटल की। ठीक है जी, उन्वान जिसको हम बोलते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी जो बुक, कोई भी चीज़ होती है वो अपने उन्वान से पहचानी जाती है, अपने टाइटल से पहचानी जाती है। जिस तरह हम कोई भी ड्रामा या मूवी, कोई भी अगर आपने नया ड्रामा या मूवी देखते हैं तो सबसे पहले आप उसका नाम देखते हैं और उसके नाम से जज करने की कोशिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ड्रामे की फॉर्म में या मूवी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, ये कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है जी, तो इसी तरह जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका टाइटल बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो आपकी एम्स ऑफ रिसर्च को, कि आपकी रिसर्च का बेसिक एम क्या है, टारगेट क्या है, उसको क्लियरली वो डिफाइन करे। ऐसा टाइटल जो है वो आपने रखना है। आपका टाइटल कंक्रीट होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, उसमें वर्डिंग आपने इतनी अच्छी इस्तेमाल करनी है कि उसको पढ़ के मजा आ जाए और जो फॉरेन प्रोफेसर हैं वो आपके रिसर्च प्रपोजल को, टाइटल को ही पढ़ के कहेंगे यार ये बच्चा जो है इसके अंदर जो जो रिसर्च का विजन है वो बहुत अच्छा है और इसकी जो वर्डिंग है इस्तेमाल करने की वो बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका टाइटल से पड़ जाएगा। फिर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर हम एक ही रिसर्च प्रोजेक्ट को अगर हम सादा जुबान में लिखें और फिर उसको साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर अगर हम करें तो कितना ज्यादा उसमें जो है वो फर्क आता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि हनी कोलेस्ट्रॉल की रिडक्शन में जो है वो अपना रोल प्ले करता है, तो अगर हम उसका टाइटल लिखते हैं तो हम जनरल टाइटल हम अगर हम लिखें तो वो लिखेंगे हम यूज ऑफ डिफरेंट हनीज इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। ये जनरल जनरल टाइटल है जो कि जनरल लेमैन के लिए है, जिसको कोई खास इंफॉर्मेशन जो है वो साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे तो वो किस तरह का होगा, किस तरह का होगा, क्योंकि ये वाला जो टाइटल जो ऊपर मैंने बताया, ये टाइटल जो है ये आपको जो ओवरऑल रिसर्च प्रपोजल के हवाले से इतना अच्छा नहीं है, तो आपने इसको साइंटिफिक वर्डिंग में कन्वर्ट करना है। और वो किस तरह हो सकता है कि कंपैरेटिव न्यूट्रिशनल एवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट यूनिफ्लोरल हनीज फॉर देयर हाइपोक्लोरेस्टोलेमिक पर्सपेक्टिव। अब ये जो पर्टिकुलर टाइटल है जिसकी मैंने एग्जांपल दी, ऊपर भी टाइटल है, ये ब्लू वाला जो है ये भी एक टाइटल है बेसिकली, और ये रेड वाला जो है ये भी टाइटल है। दोनों का थीम जो है वो तकरीबन सेम है, दोनों में कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन के हवाले से बात हो रही है, दोनों में हनी के हवाले से बात हो रही है, लेकिन वर्डिंग के फर्क से देखें, एक नॉर्मल सा टाइटल जब आप साइंटिफिक वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना डिफरेंट हो जाता है और कितना आई कैचिंग हो जाता है, कितना अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इसलिए टाइटल का अच्छा होना प्रोजेक्ट में
अब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर हम दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं, उसके इंट्रोडक्शन की तरफ, कि आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है। तो जो भी इंट्रोडक्शन होता है वो बेसिकली ये बताता है कि आप कोई भी टॉपिक क्यों चूज करना चाह रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बेसिक फैक्ट्स क्या हैं, आपके रिसर्च एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, जिसकी वजह से आप जो है वो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो जनाब आपने चूज किया है। ठीक है जी। तो इसमें यानी कि आपके एरिया ऑफ रिसर्च के हवाले से जनरली जो है वो बात होगी, आपके रिसर्च के मोटिवेशन के हवाले से उसमें जनरली बात होगी, इंपॉर्टेंस के हवाले से, आपके टॉपिक की इंपॉर्टेंस के हवाले से बैकग्राउंड आप शेयर करेंगे कि भाई क्यों जरूरी है, क्यों ये टॉपिक जो है वो आपने चूज किया है। तो इसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर जो है वो ये आएगी। ठीक है जी। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो जनाब आगे चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ये बताते हैं कि भाई आप करना क्या चाह रहे हैं, आपकी जो रिसर्च है उसके टारगेट्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं। तो लिस्ट ऑफ गोल्स जो आपने मेंशन करना है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली अगर हम बात करें तो आपका एम क्या है आप अपनी प्रपोज्ड रिसर्च का। तो जो भी आपने ऑब्जेक्टिव मेंशन करने हैं, 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके मेंशन करेंगे अपने प्रपोजल में, या 3 करेंगे या 4 करेंगे, वो बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए, टारगेटेड होने चाहिए, आपकी अप्रोच मुकम्मल तौर पर क्लियर दिखनी चाहिए उन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। और इसी के साथ साथ पता लगे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है जी। और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल जो है वो क्या होगा। और फिर इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स ये भी जो है बेसिकली बताते हैं कि आपने अपनी आपकी इस रिसर्च को क्यों अलाउ किया जाए। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के जरिए फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है, इसी वजह से जनाब मैं सोच रहा हूँ, मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे ये टॉपिक लेना है, और ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये मेरे टारगेट्स होंगे जिनको जनाब मुझे जो है वो अचीव करना है। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने पहले जो है वो टाइटल की एग्जांपल दी, उसी का अगर हम ऑब्जेक्टिव निकालते हैं उसी टॉपिक का, तो उसमें आ जाता है प्रोबिंग द न्यूट्रास्यूटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट हनीज विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइपरक्लोरेस्टोलेमिया। ये समझ लें एक एक आपका ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकता है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं, तो वो क्लियर होने चाहिए, टारगेटेड होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, और वो बताएं कि जनाब आपका आपकी अप्रोच जो है अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए क्या है। उसके बाद अगर हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं ना, तो लिटरेचर रिव्यू पार्ट होता है आपके रिसर्च प्रपोजल का, जो कि बेसिकली ये बताता है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, माजी में डिफरेंट साइंटिस्ट ने उससे रिलेटेड क्या क्या काम किया है, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस रिलेटेड रिसर्च जो है आपने टॉपिक से रिलेटेड, वो भाई आपने मेंशन कहाँ करनी है, लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने मेंशन करनी है। ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने जो प्रोजेक्ट है उसके बैकग्राउंड का पता हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और फिर साथ आपका लिटरेचर रिव्यू ये भी बताएगा कि पहले वाले लोगों ने क्या किया था, व्हाट हैव बीन डन बाय द अदर्स, दूसरे साइंटिस्ट ने आपके टॉपिक से रिलेटेड या रेलिवेंट क्या क्या चीजें जो है वो की थी, और कौन सी ऐसी रिसर्च है जो बेसिकली बाकी रह गई है, जो कि बेसिकली आप करना चाह रहे हैं। इसीलिए जनाब आपने अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो बनाया है, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, और आप जो है वो अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। जब आपका ये लिटरेचर रिव्यू वाला पॉइंट आ गया, उसके बाद आगे आ जाती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी बेसिकली क्या बताती है कि आपने जो भी टारगेट अचीव करने हैं, अपने गोल्स अचीव करने हैं, उनको अचीव करने के लिए कौन से मेथड्स आपने फॉलो करने हैं, रिसर्च के कौन से मेथड्स आपने फॉलो करने हैं, अगर आपने डाटा अपनी रिसर्च में कलेक्ट करना है तो वो कैसे करना है, और उनको एनालाइज आपने कैसे करना है। रिसर्च के कोई डिफरेंट मेथड्स अगर आप अडॉप्ट करेंगे, जिनमें सर्वे भी हो सकता है, मॉडलिंग भी हो सकती है, केस स्टडी भी हो सकती है, तो कौन से रिसर्च मेथड्स आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में जो है प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करने हैं। और अगर ये डिफरेंट मेथड्स अगर आपने चूज किए हैं, पर्टिकुलर मेथड्स अगर आपने चूज किए हैं, तो क्यों चूज किए हैं, यही मेथड्स क्यों चूज किए हैं, दूसरे मेथड्स भी तो आप चूज चूज कर सकते थे। और अगर आपने कोई भी मेथड चूज कर लिए हैं, तो उन मेथड्स के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस का पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपसे आपके इंटरव्यू में, पीएचडी के या एमफिल के इंटरव्यू के अंदर पूछी जा सकती हैं कि जरा जनाब ये बताइएगा कि आपने अपना ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो बनाया, इसकी मेथोडोलॉजी में ये जो आपने जो है वो मेथड इस्तेमाल करना आप चाह रहे हैं, ये आप क्यों चाह रहे हैं, आप दूसरा मेथड क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें जो है क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेथोडोलॉजी के अंदर जो है वो आपके ओवरऑल क्या आ जाते हैं, मेथड्स आ जाते हैं, जिनके जरिए आप अपना काम करना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद लास्टली जो आ जाता है वो आ जाते हैं आपके रेफरेंसेस।
रेफरेंसेस बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी मटेरियल आप लेते हैं, साइंटिफिक मटेरियल आप लेते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट से, तो उनका कोई ना कोई हवाला तो होना चाहिए कि आपने ये मटेरियल कहाँ से लिया है, क्योंकि हवा से तो वो मटेरियल हम ले नहीं रहे, हम किसी ना किसी जगह से वो ले रहे हैं। तो जिस जगह से भी आप वो मटेरियल अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए ले रहे हैं, उसका रेफरेंस जो है वो आपने डालना है, और ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, कि आपने अपने प्रोजेक्ट के एंड पे रेफरेंसेस लाजमी तौर पर जो है वो डालने हैं, और इन रेफरेंसेस को लिखने के मुख्तलिफ किस्म के जो है वो तरीके होते हैं। ठीक है जी, वो कौन कौन से ये रेफरेंसेस जो है ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है जी, अब इन रेफरेंसेस को लिखने के और ये साइंटिफिक पेपर्स के रिव्यू आर्टिकल्स के रेफरेंसेस हो सकते हैं, बुक चैप्टर्स के रेफरेंसेस हो सकते हैं, रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस हो सकते हैं, जो कि आपने जिनका मटेरियल जो है वो आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करना है या करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको रेफरेंसेस को लिखने के भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, इनके राइटिंग स्टाइल्स होते हैं। वो कौन कौन से राइटिंग स्टाइल्स हैं? उनमें 5 मेन राइटिंग स्टाइल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें एक राइटिंग स्टाइल जो है उसको हम एमएलए बोलते हैं, दूसरे को एपीए बोलते हैं, फॉर्मेट है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं वैंकूवर स्टाइल एक है, एक शिकागो स्टाइल है, और एक हार्वर्ड जो है वो स्टाइल है। यहाँ पे अमूमी तौर पर हम लोग एपीए स्टाइल फॉर्मेट जो है वो रेफरेंस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, और इनकी मैं एग्जांपल्स आप लोगों को दे देता हूँ कि एमएलए स्टाइल अगर है तो वो जनाब इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप एपीए फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप जनाब वैंकूवर स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अगर जनाब आप जो है वो शिकागो स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और एंड पे हार्वर्ड स्टाइल जो है वो जनाब इस तरह से जो है वो लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है। तो ये थी जनाब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ किस चीज़ के हवाले से, रिसर्च प्रपोजल के हवाले से, कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो बेसिकली क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल जो है आप कैसे बना सकते हैं, उसके मेन मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। रिसर्च प्रपोजल जो है उसके दो तरह का होता है, समराइज्ड भी होता है, डिटेल भी होता है। इन सब चीज़ों के हवाले से हमने डिस्कशन की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसके मेन हेडिंग्स कौन कौन से होते हैं, तो वो टोटल ये 6 हेडिंग्स होते हैं। ठीक है जी, टाइटल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी एंड रेफरेंसेस, और अमूमी तौर पर इन्हीं 6 हेडिंग्स को रिसर्च प्रपोजल में इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपने अगर एक रिसर्च प्रपोजल अच्छा बनाना है तो वो आपने कैसे बनाना है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।